स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। हाँ, थोड़ा आवाज या इश्यू होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा ना, अगर स्क्रीन नहीं दिख रही हो या आवाज नहीं सुनाई दे रही हो तो आप जरूर बता दीजिएगा। ओके, बढ़े आगे। तो यस सर। पहला पहला स्टेप ये है, हाँ पहला स्टेप ये है कि जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को शुड बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। पहला स्टेप ये होगा, जो भी अगर इक्वेशन होंगे, 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल या 4 इक्वेशन और 4 वेरिएबल हो, तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का मतलब है कि ax इज इक्वल टू बी हो जाएगा, है ना। जहां पर a जो होगा, a क्या कहलाता है? a कहलाता है ए आई, A1 हाँ ए आई जे A1 एन इंटू एन, A11 A12, है ना। इस तरीके से ही तो होगा। A11 से लेके A1n A2 X1 X2 कितने वेरिएबल हैं? वेरिएबल्स हैं n। तो X1 कर लीजिए। कर लिए म्यूट? विकास माइक म्यूट करिए। एक मिनट, तुम करो ना अपना काम। हाँ, अरे क्या करोगे यार, तो प्रॉब्लम कर रहा है आज। आवाज आ रही है? यस सर। सॉरी, आज इश्यूज है नेटवर्क। Yes, sir, लोग आवाज आ म्यूट रही कर लो माइक। ठीक है, चलो माइक माइक म्यूट कर लो जल्दी से। आरती, बबीता, आप लोग माइक म्यूट कर लो। अपन शुरू कर दिए थे बताना। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप तो है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। जब ये काम हो गया तो अब हम क्या करेंगे, उन इक्वेशंस को एक बार फिर से ऐसे लिख लेते हैं। लिख तो दिया है मैट्रिक्स फॉर्म में, लेकिन जो लोग नए ज्वाइन किए हुए हैं उनको थोड़ा सा समझ आ जाए। A12x2 प्लस A1n xn इक्वल टू B1। ये पहला इक्वेशन हो गया। मैं मैट्रिक्स फॉर्म में आप भी लिख लेंगे अपन, A21x1 प्लस A22x2 प्लस A2n xn इक्वल टू B2। और उसी तरीके से आखिरी इक्वेशन मान लीजिए nth इक्वेशन है, an1 x1 प्लस an2 x2
प्लस ए एन एन एक्स एन इक्वल टू बी एन। अब एक और काम कर लें कि इसमें याद करिए कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जिनको मैं रेड से दिखा रहा हूं, ये एलिमेंट A21, AN1 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स मिलकर एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो कहलाता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और हमने इसको किससे दिखाया है? ए से दिखाया है। x1, x2, xn किससे दिखाया है? मैट्रिक्स x से दिखाया है। और b1, b2, bn किससे दिखाया है? मैट्रिक्स b से दिखाया है। अब इस मेथड की में हमको करना, बढ़ना कैसा है? बढ़ना ऐसे है कि जो थर्ड लाइन लिख रहे हैं हम, थर्ड स्टेप लिख रहे हैं, थर्ड स्टेप लिखने में पहला काम ये करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स इक्वेशन में, ये मैट्रिक्स इक्वेशन हो गया ए एक्स इक्वल टू बी इज ए मैट्रिक्स इक्वेशन, क्योंकि सभी इसमें जो ए एक्स और बी जो है वो सब मैट्रिसेस हैं। तो ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, अब मैं यहां पर एक एरो लिख रहा हूं, रो ऑपरेशंस। क्या करेंगे? रो ऑपरेशंस करेंगे। रो ऑपरेशंस का मतलब किस प्रकार की, जो रो के ऊपर क्या ऑपरेशंस पढ़े हैं आपने कि दो रो R1 और R2, मान लो फर्स्ट रो और सेकंड रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन क्या होगा? इंटरचेंज ऑफ टू रोज। कर सकते हैं, अभी कैसे करना है और क्यों करना है ये अलग बात है। कर सकते हैं, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को बदल देने से डज नॉट चेंज द सॉल्यूशन। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनके हल को किसी प्रकार में का परिवर्तन नहीं करेंगे अगर हम दो पंक्तियों को आपस में बदल दें। तो पहला हो गया इंटरचेंज ऑफ टू रोज। फिर क्या कर सकते हैं? किसी भी रो में, किसी रो में, मान लीजिए फर्स्ट रो में या सेकंड रो में या थर्ड रो में, कोई नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? R1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी K से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से भी सॉल्यूशन नहीं बदलेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तीसरा काम ये कर सकते हैं कि किसी रो में, फर्स्ट रो में मान लीजिए मैंने स्केलर क्वांटिटी K से मल्टीप्लाई किया और इसको किस में जोड़ दिया? R2 रो में जोड़ दिया। तो ये सारे जो ऑपरेशंस कहलाते हैं, ये सारे ऑपरेशंस कहलाते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ये क्या कहलाती हैं? एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। मैं आता हूं आपके सामने फिर से और आपसे बात करता हूं। हेलो, अभी जो मैंने चीजें लिखी उसको मैं फिर से समझा रहा हूं कि एक रो को, परस्पर दो रो को, दो पंक्तियों को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने से सॉल्यूशन नहीं बदलेगा, जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वही सॉल्यूशन रहेगा। उसी तरीके से किसी भी रो में कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दें, और या किसी रो में स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में उसको जोड़ दें, तो पर भी सॉल्यूशन नहीं बदलेगा। ये आई बात समझ में? सची मिश्रा को समझ में आई? इत्यादि ये बात समझ में आई? कामना श्रीवास्तव, आपको ये बात आई? Yes, sir. तो ये हमने कॉलेज में पढ़ा है, किसी मैट्रिसेस पढ़ते समय हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस के तहत पढ़ते थे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या रो ट्रांसफॉर्मेशंस के अंतर्गत करने से जो सॉल्यूशन है वो मैट्रिक्स का नहीं बदलेगा। इसको करने के पीछे उद्देश्य ये है, अब देखिए, उद्देश्य यह है कि बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस
elementary row transformations on both the sides, दोनों साइड पे करना पड़ेगा, both the sides of the matrix, both the sides of the matrix equation, मैट्रिक्स जो इक्वेशन है ax इक्वल टू बी, इसके दोनों साइड में हमको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस करना पड़ेगा। वी कैन कन्वर्ट, क्या करेंगे, अगर हम ये दोनों रो मैट्रिक्स इक्वेशन के दोनों साइड में, इक्वल टू के दोनों साइड में बी पर भी करेंगे और इधर ए पे भी करेंगे, तो करने के पीछे उद्देश्य यह है कि वी कैन ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स ए into an upper triangular matrix, तो देखिए हमको तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक कि गिवन मैट्रिक्स ए जो है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए जो है, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन चूंकि ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर करेंगे कोई रो ऑपरेशन, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे तो यहां पर भी राइट हैंड साइड पर भी आपको यही रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और तब तक करेंगे जब तक कि जो गिवन कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ट्रांसफॉर्म दी, यहां पे लिख लो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए किसमें कन्वर्ट हो जाए, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। देन पांचवें स्टेप पे, देन अभी करेंगे, मैं पहले लिख दे रहा हूं, देन बाय द बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे x1, x2, x3 तीन वेरिएबल्स हैं, तो पहले x3 का मान निकल गया, फिर x3 का मान निकल जाने से x2 निकल गया, फिर x3 और x2 दोनों मालूम है, तो फिर क्या निकल आएगा, x1 निकल आएगा। तो इसी को कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन बाय द बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड we can obtain the values on x2 और जितने भी वेरिएबल्स हैं n वेरिएबल्स तक। तो मैं फिर आपके सामने स्क्रीन शेयर बंद करते हुए पहले ये बता दूं कि जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ax इक्वल टू बी, जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ax इक्वल टू बी, उस मैट्रिक्स इक्वेशन के दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, दोनों में हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। और ये रो ट्रांसफॉर्मेशन करने से हम गिवन मैट्रिक्स ए जो है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए जो है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? Yes, sir. बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, सर। तो अब इसको हम थोड़ा सा, अब इसको एक स्ट्रक्चर दे दें। अब स्ट्रक्चर देने का मतलब हम शुरू कर दें भाई, कैसे कर सकते हैं, कैसे करें कि मान लीजिए कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिख लेते हैं, वो कहाँ जा रहे हो, थोड़ा सा बैठे रहो। a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn, ये तीन थे ना, ये आपके n इक्वेशंस थे और n वेरिएबल्स थे, है ना? इससे सहमत हैं आप? n इक्वेशन और n वेरिएबल। तो मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूं। क्या कर देते हैं, हम तीन इक्वेशन लेते हैं और तीन ही वेरिएबल ले लेते हैं। सो n इक्वेशंस और n वेरिएबल्स के बदले तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल ले लेते हैं। तो मान लीजिए a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1
3x3 इज इक्वल टू, एक मिनट आप लोग थोड़ा सा स्टैंड करिए, सर बात कर रहे हैं, मेरे को एक फोन आ रहा है, मैं बात कर लेता हूँ प्लीज, है ना? ओके सर। Good morning, students. गुड मॉर्निंग Morning, सर। sir. Good morning, sir. Good morning, sir. चलो Good morning, sir. आप लोग Good का morning, sir. Good afternoon, sir. हो गया, एक पेपर चल रहा है ना, Sir. न्यूमेरिकल मेथड चालू हो गया आप लोग का, है ना? Yes, sir. अभी Yes, कुछ sir. दिनों Yes, बाद sir. आप लोग का फर्स्ट पेपर भी चालू हो, Yes, sir. है ना? मैं आप लोग को फूरियर Yes, सीरीज और फूरियर सीरीज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये पोर्शन पढ़ाऊंगा, साथ में वेक्टर इसका कुछ कुछ पोर्शन, है ना? तो तब तक आप लोग अपना मोमेंटम बना लीजिए गॉसियन एलिमिनेशन से, है ना? और सर से ही आप लोग मैट्रिक्स को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सर बहुत अच्छा मैट्रिक्स पढ़ाते हैं, है ना? Excuse me, sir. हालांकि वो आप लोग का पेपर दूसरा दूसरा पेपर है, लेकिन बहुत अच्छे से बताएंगे मैट्रिक्स को, तो मैं तो सर को बोल चुका हूँ, आप लोग अगर बोलेंगे तो सर जरूर बोलेंगे आप लोग को। हाँ बताइए। सर ये पीडीएफ क्या ग्रुप में शेयर हो सकता है सर, जो अभी सर क्लासेस दे रहे हैं उसका? सर एक्चुअली कल बोले थे पर कोई पीडीएफ मतलब ये जो स्क्रीन यस सर, स्क्रीन स्क्रीन पे में जो दिख रहा है इसको बोल रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, कर यस सर। देंगे ना, कर देंगे, ओके हो जाएगा, कल का भी और आज का भी लाके डाल देंगे ग्रुप में, है ना? ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए थैंक यू सर। यस सर, पढ़ थैंक यू। लीजिए। सॉरी यार, सॉरी। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है सर। यस सर, आ रही आवाज? ओके, सॉरी यार, Yes, sir. सॉरी। हाँ चलिए, तो देखो ये पहला इक्वेशन लिखा और मैंने ये कहा कि हम इस इक्वेशंस को जनरलाइज करके भी n इक्वेशंस n वेरिएबल्स करके भी उस मेथड को समझ सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी, हम ये कर रहे हैं कि तीन इक्वेशन ले लेते हैं और तीन ही वेरिएबल्स ले लेते हैं। आई बात समझ में? 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। तो पहला इक्वेशन लिखा गया a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इक्वल टू b1। दूसरा इक्वेशन आएगा a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इज इक्वल टू, वो क्या होगा, a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3। संकोच नहीं होना चाहिए कि परीक्षा में अगर आप तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल लिख के जनरल आप मेथड को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको मार्क्स कहीं पर भी नहीं कटेगा। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या आएगा, जल्दी से लिख ले, a11 a12 a13 हो जाएगा। a21 मैं बार बार लिख रहा हूं, इसके बाद हमको सिर्फ सवालों पर ही आना है। a31 a32 a32 और a33 ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। x क्या हो गया इस केस में, x1 x2 और x3 हो गया।
और बी क्या हो गया, और किन्हीं किताबों में एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी लिखा रहता है। अलग अलग तरीके से हल निकालने, तरीका तो अलग अलग नहीं है, स्टाइल अलग अलग हो सकता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी एक बनाता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने शायद मैट्रिसेस में पढ़ा होगा, ए और बी, और इसको डिनोट करता है। ये प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये प्रोडक्ट नहीं है। इसमें A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, और साथ में एक कॉलम जोड़ दिया। और कॉलम कौन सा, जो ये जो कांस्टेंट्स हैं, इन कांस्टेंट्स को यहां पर अरेंज कर दिया, उसका कॉलम B1, B2। और अब हमको क्या करना है, हमको करना है कि इस मैट्रिक्स करना है, कोई बताए। अब रो ऑपरेशंस करना है। रो ऑपरेशंस करने के बाद हमको इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलना है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होगा, मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे होगा, हालांकि हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या आवश्यक होगा कि ये एलिमेंट 0 हो जाए, A21। कौन सा एलिमेंट और 0 हो जाए, A31। और कौन सा एलिमेंट 0 हो जाए, A32। मतलब ये जो मेन डायगोनल है, म्यूट कर लो बच्चे, हाँ, अभी अभी 2 मिनट म्यूट कर लो, फिर बात करना। ये जो मेन डायगोनल है, इसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, A21, A31, A32, ये सब के सब हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन करके, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होगा कि A21 0 कर है, A31 0 है, और A32 भी 0 है। इसका मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसके कि वो सारे एलिमेंट्स Aij इक्वल टू 0 है, व्हेन, कब, व्हेन व्हेन I इज ग्रेटर देन J। देखो, A21 में I ग्रेटर है J के, A31 में भी I ग्रेटर है J के, 3 1 से बड़ा है, और A32 में भी 3 2 से बड़ा है। तो इस प्रकार से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हमको याद करते हुए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अगर मान लो 4x4 ऑर्डर का होता, 4, तब कौन कौन से एलिमेंट को 0 लाते, कोई बताए। अगर मान लो आपके पास 4 इक्वेशन और 4 वेरिएबल रहते, तब कौन कौन से एलिमेंट्स को 0 लाते, कोई बताएगा। A41, A42, A42, हाँ, A43, A43, A43 हाँ, और बाकी जो पहले हैं वो सारे, और ये बस A21, नहीं बाकी सब जो A21, और कौन A32, से, A31, हाँ, A21, हाँ, A31, A32, A32। तो ये सारे एलिमेंट्स को हमको 0, हर के लिए आई, हाँ, A33 नहीं, A33 रहेगा क्या, नहीं सर, A33 हाँ। नहीं है। नहीं सर। नो सर। अब हम ओके, तो आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ लिया। तो अब हमको क्या करना है, तो पढ़े देखिए क्या था। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। किसके ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बोथ द साइड्स ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो मैं फिर से लिख देता हूं, जल्दी से लिख देते हैं, A11 x1 वाला, क्योंकि उनका तो बार बार यूज होगा। A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 इज इक्वल टू B1।
A21 x1 प्लस A22, ये लिखना नहीं है। ब्लैक बोर्ड होता तो हम तो एक ही बार लिख के छोड़ देते, लेकिन चूंकि यहाँ पे बार बार स्क्रीन को स्क्रॉल करना पड़ रहा है तो इसको फिर से एक बार लिख देते हैं। अब आप सॉरी, हाँ, x2 प्लस A33 x3 इक्वल टू B3। आप उसको ऐसा भी लिख सकते थे, ये पूरा ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते, ऐसा भी लिख के कर सकते। पहले इसको 0 लाना है, ये वाले टर्म को 0 लाना है ना, और इसको लाना है 0 और इसको लाना है 0। कैसे लाना है, कैसे लाना है, कोई बताए? रो ऑपरेशन। बाय रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, रो परफॉर्मिंग, बाय परफॉर्मिंग रो रो ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट रो। हाँ, ओके। हाँ, तो अब कैसे करेंगे? तो फर्स्ट रो और ये A21 है, तो क्या करें? R2 माइनस R1 माइनस R1। तो क्या होगा उससे? ऐसा कर दें क्या? यस सर। बड़ा करके लिख देता हूं, R2 माइनस R1 इंटू A21 अपॉन A11। ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कर Yes, sir. सकते हैं? यस सर। इससे फायदा क्या Yes, होगा? sir. इससे फायदा ये होगा कि ये जो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं A11। पहला रो तो बदलेगा नहीं ना? नो सर। नो सर। पहला रो बदलेगा? नो सर, नहीं सर। नो सर। नो सर। पहला रो तो हाँ, पहले इसको क्या कर दिया, वैसे ही लिख दिया। ये कितना हो गया? हाँ, ये कितना हो गया? X1। सेकंड रो फर्स्ट। हाँ हाँ हाँ, सो ये कितना हो गया? X1 प्लस X। 8। क्यों क्यों इधर देखो, यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, जहां मैं यहाँ खाली स्थान छोड़ा हूं? क्या हो जाएगा? A21 वापस X। लिखा, A21 माइनस A11। 0 हो जाएगा। A11 और A1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा A21, तो A21 और A21 सेल आउट हो गए, तो यहाँ क्या आएगा? म्यूट कर लो माइक, यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 आएगा। तो ध्यान से बोल। हाँ, अब मेरे को ये बताओ, ये वही रहेगा क्या? A22 वही रहेगा? हाँ, ये क्या? वही। यस सर, वही है। यस सर। ये वही रहेगा? नहीं, जल्दी, इसके ऑपरेशन पे चेंज होगा। नहीं सर, चेंज होगा हाँ, इसका। इसका चेंज होगा सर। चेंज होगा, चेंज होगा ना? क्यों? थोड़ा Yes, sir. थोड़ी देर म्यूट कर लो, थोड़ी देर म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट कर लो। कैसे चेंज होगा? चेंज इसलिए होगा क्योंकि जब मैं A22 माइनस A12 इंटू A21 अपॉन A11 करूंगा तो ये पूरा कोफिशिएंट बदल जाएगा, और बदला हुआ को आप चाहे तो लिख सकते हैं। और मैं कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे मैथ्स में ज्यादा देर फंसना नहीं है, स्टेप्स को बढ़ाना नहीं है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, A22 डैश कर दिया। डैश करने का मतलब ये है कि A22 बदल के नया कोफिशिएंट बन गया। अब आप अनम्यूट करके बता दीजिए ये समझ आया है कि नहीं? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। यस सर। समझ आया बात? Yes, sir. Very good. ठीक है, यस यस। ठीक है। और A23 भी बदलेगा कि नहीं? बदलेगा सर। बोलिए। बदलेगा सर। बदलेगा सर। चेंज बदलेगा होगा। सर। बदलेगा। इसको भी बदल दे, A23 डैश कर दे, बदलेगा कि नहीं? वो भी बदलेगा। वो भी बदलेगा।
वो भी बदलेगा, बदलेगा सर, तो बदलेगा। बदलेगा डैश हो गया। ओके, ठीक है। अब बाकी का टर्म्स को अभी हम पहले ऐसे ही लिखते हैं। अब म्यूट कर लो जरा। A31x1 प्लस A32x2 प्लस A33x3 इक्वल टू, यहां पे भी x3 लिख दे। x3 इज इक्वल टू, ये बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, वो तो वैसे ही नहीं सर। रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? हाँ, वेरी गुड। हमने क्या किया? हमारे पास आप बेस पिवट क्या है, जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से आपने 821 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को जीरो लाया? किसकी सहायता से जीरो लाया? मेरे हिसाब से फर्स्ट रो। तो आपने इसकी सहायता से जीरो लाया। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये इसकी सर सहायता से R1 लाया ना, है ना? और इसको यस सर। यस सर। यस सर, न्यूमेरिकल मेथड्स की भाषा में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पिवट, आधार। आधार, ठीक है। तो ये पिवट था A11, जिसकी सहायता से आपने क्या ले आया? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आपने जीरो ले आया। ठीक, अब आगे बढ़े। अब कहां की बात रह गई? अब किसको जीरो लाना है? थर्ड रो को चलिए सर, बताइए। R3 A31 थर्ड रो X1 में कौन सा एलिमेंट? A31 और A32 को। A31 को, चलो, तो कैसे लिखेंगे? R3 माइनस R1 इंटू, अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? किसको मल्टीप्लाई करें? A3 अपॉन A31 A31 by A11, अपॉन A1। A11 इसको कर लो इस, हाँ ठीक। तो इससे क्या बन जाएगा अब आपके पास? अब फिर वापस हम उन एलिमेंट्स को लिख दें, तो यहां से मिलेगा A11x1। अभी भी देखिए खासियत कि जब हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदल रहे हैं, तो पहला रो के जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो जरा भी नहीं बदले। A11x1 प्लस A12x2 प्लस A13x3 इज इक्वल टू B1। इसको जीरो लिख दें। 0 इंटू x1 चाहो तो लिख दो, प्लस A22 डैश लिख दो x2, प्लस A23 डैश x3 लिख दे, इज इक्वल टू B2 डैश कर दे। और फिर यहां पर हम इसको अभी अपन ने फिर एक बार बदला इसको, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और A32 बदल जाएगा उसी नियम के हिसाब से, प्लस A33 भी बदल जाएगा, A33 डैश x3, B3 भी बदल जाएगा और ये हो जाएगा B3 डैश हो गया। तो यहां तक आया समझ में? यस यहां सर। तक आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ये है समझ में? यस सर, अब क्या करना है? अब क्या करना है? A-32 को 0 करना है। A32 डैश पहले को ये पिवट था हमारा, इसकी सहायता से ये दोनों जीरो आ गए। यस अब सर। A3 किसको जीरो लाना है बच्चा? A32 डैश को। ओके, A-32 हाँ। अब इसको कैसे लाएं? जब इसको लाएं तो ये ध्यान रखना है कि ये ना बदल जाए। म्यूट कर लो जरा माइक, म्यूट कर लो। जब आप A32 डैश को जीरो में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान ये रखना है कि ये कोफिशिएंट जो x1 का कोफिशिएंट जीरो ला के आप एक काम कर चुके हैं वो ना बदल जाए, नहीं तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसके लिए क्या आवश्यक है कि R3 को माइनस R2 R2 कर दें। यहां पर क्या लिख दें? यहां पर क्या लिखें ब्रैकेट में? बताएगा कोई? A32 ये by बता दे। A32 A32 by A22 सर, A22 by A22
A2 डैश अपॉन A22 A22 dash. यस सर है ना, डैश बोलिएगा। हाँ, तो इससे अब फायदा क्या हो गया? हाँ, इससे फायदा ये हो गया कि A11 x1 प्लस, अब फिर से रिपीट कर दें इक्वेशन को, x2 प्लस A13 x3 इज इक्वल टू B1 हो गया। 0 इंटू x1 प्लस A22 डैश x2 हो गया प्लस A23 डैश हो गया। ये 0 इंटू x1 हो गया, ये 0 इंटू x2 हो गया, और A33 डैश बदल के अब हम इसको बदल दिए, A33 डबल डैश कर दिए, डबल डैश B3 डैश भी बदल जाएगा, और B3 डैश बदल के क्या हो जाएगा? B3 डबल डैश हो जाएगा। वेरी गुड, आप लोग समझ, Double अच्छी dash. बात। तो अब काम हो, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, और देखिए बैक सब्स्टिट्यूशन शुरू कर दें। अब यहां पर x3 भूल गए, चलिए यहां पर x3 लिखना भूल गए, x3 लिख दिया। अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर लें तो क्या लिखेंगे? बाय बैक सब्स्टिट्यूशन है कि पीछे नीचे से ऊपर चलना है, तो A33 डैश किसके डबल डैश इंटू x3 बराबर है B3 का डबल डैश। तो अब आप क्या कर सकते हैं? यहां से आप x3 का मान निकाल सकते हैं। x3 का मान A33 डबल डैश। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? फिर ये मान लो इक्वेशन A है, ये इक्वेशन B है, और ये इक्वेशन C है। तो फ्रॉम C से हमने ये निकाल लिया। ये बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, और समझ भी आ गया आपको। अब वापस आप कहां जाएंगे? कोई बताए? अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन में अब x3 क्या का पुट निकालना करेंगे। बाकी है? x2 और x1 निकालना बाकी है। तो किस इक्वेशन जाएं? बी इक्वेशन। B इक्वेशन पे x3 की वैल्यू पुट करेंगे। किस इक्वेशन में जाएं? बी पे इक्वेशन जाएंगे, x3 की वैल्यू पुट करके x2 की वैल्यू निकालेंगे। x2 की वैल्यू हेलो, निकालेंगे। सर गुड। x2 इज इक्वल, ठीक ठीक, हाँ, तो यहां से आ जाएगा, यहाँ A22 डैश x2 प्लस बढ़िया 8 x3 हमारा निकल चुका है। x3 किसके बराबर है? B3 डबल डैश अपॉन A33 डैश। तो इसको लिख लो यहां पर, और A33 सॉरी यहां पर आएगा डबल डैश, यहां पर भी, और ये होगा B2 डैश। तो यहां से सॉल्व करके x सकते हैं, तो ये इक्वेशन B से निकल आया। तो बैक सब्स्टिट्यूशन की इक्वेशन A से x1 निकल आएगा। क्या निकल आएगा? गॉस एलिमिनेशन मेथड में गॉस के अनेक हमको इसको और साथ में बैक सब्स्टिट्यूशन करके हमको इसको इक्वेशंस को निकाल लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यहां तक समझ आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस यहां सर तक समझ आ रहा है? यस सर। ठीक। तो एक सवाल के साथ हम, तो यहां पे इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है? जब गॉसियन एलिमिनेशन मेथड का डिस्क्रिप्शन आएगा तो आपको ये सारा चीज लिखना पड़ेगा, और आप इसको शॉर्ट में मत लिखिएगा जैसे मैंने यहां पर कर दिया। आप सारी चीजों को आप A22 डैश लिख सकते हैं,
लेकिन यहां पर आप क्या बताएंगे कि A22 डैश जो, चूंकि A22 डैश कहां क्यों आया, क्योंकि A22 बदल गया। A23 डैश क्यों नया लिखा हमने, क्योंकि A23 बदल गया। तो वो जो भी एक्सप्रेशन होंगे वो सब कोफिशिएंट्स को ही इन्वॉल्व करेंगे, इन्हीं को इन्वॉल्व करे होंगे, तो हम उसको लिख के अनावश्यक रूप से उसको स्ट्रक्चर देने का कोई मतलब नहीं। तो एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक सिंपल सवाल करें अब। Yes, sir. यस सर। यस सर। एक सवाल के Yes, साथ, चलो ठीक है, चलो एक सवाल लेते हैं जो संभवतः शायद कभी परीक्षा में आया होगा, और वो सवाल है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 7। तीसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 5। नॉर्मली परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तीन वेरिएबल और तीन ही इक्वेशन रहेंगे। ठीक है, तीन वेरिएबल और तीन इक्वेशन रहेंगे। तो एग्जांपल 1 में लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, अब तुरंत क्या करोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दोगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का मतलब 1 2 3 1 3 माइनस 2 2 माइनस 1 1। वेरिएबल्स कौन से हो गए, x y z, और राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट्स क्या हो गए, 10 7 5। लिख दिया भाई मैट्रिक्स फॉर्म में। ऑपरेशन करना शुरू करें। पहले तो इसको 0 लाना है, तो बहुत आसान दिख रहा है। 0 लाने का मतलब क्या होगा, ये 1 को 0 लाना है इसको, तो क्या लिखेंगे अपन, R2 माइनस R1 कर दे। तो जब R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 हो गया, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो गया। अभी पहले थर्ड रो को वैसे ही रहने दें, माइनस 1 1। यहां क्या हो जाएगा, पहला 10 कोफिशिएंट 10 ही रहेगा, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 7 माइनस 10 माइनस 3 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक है, अब ये सिंपल है, इसमें कोई बहुत आपने बड़ा काम नहीं किया। अब कौन सा एलिमेंट को 0 लाना है, इस एलिमेंट को 0 लाना है। तो आप कौन सा ऑपरेशन चुनोगे, अब R3, सर में जो बाजू में सर बैठे हुए सर बोल रहे हैं ऐसा करिए, R3 माइनस 2 टाइम्स R1 R1 2 R1 चलो R3 माइनस 2 R1, इससे क्या आ जाएगा, 1 2 3 0 1 माइनस 5, ये 0 हो गया, माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 5, और इधर माइनस 5 -5। हाँ चलो, R3 माइनस 2 टाइम्स R1 माइनस 5 हो गया। यहाँ पे मैं x1 xyz लिखना था, ध्यान देंगे, xyz इक्वल टू दिस। यहाँ पर भी xyz इक्वल टू 10 माइनस 3 और 5। फिर इसके बाद अब किसको 0 लाना है, सर वो नीचे इसको वाला 0 लाना है। 5 नहीं आएगा सर -15 होगा सर, -15 आएगा। -15 आएगा सर। चलो ठीक, ओके ओके गुड, -15। अब बताओ क्या करना है, R32 को अब 0 बताओ क्या बनाना है। करना है, -5 कुछ भी माइनस प्लस क्या, 5 टाइम्स 5 R2 कर, तो R2 इससे क्या हो जाएगा,
तो इससे क्या हो जाएगा 1 2 3 0 1 -5 R3 0 ही अब देखो भाई जो भी ऑपरेशन चुनेंगे उस ऑपरेशन से ये नहीं होना चाहिए कि ये बदल जाए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ना बदल जाए, तो ये ध्यान रखना है। तो अभी अपने केस में तो नहीं बदला, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया और ये कितना हुआ, ये कितना हुआ -5 -20 -5 -25 तो कितना हुआ बोलो माइनस -5 प्लस -30 30 बच्चों 30 x y z और फिर यहाँ पर फिर से बदलेगा 10 -3 और इधर क्या होगा -60 5 या -30 15 है ना -30। तो लगभग जो गलती आप यहाँ कर रहे हो बोलने में, लगभग जो गलती आप यहाँ कर रहे हो वही गलतियां आप परीक्षा में भी करोगे। तो सवाल हालांकि आसान, लेकिन आपने केयरलेस मिस्टेक कर लिया, तो ऐसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर ले, -30z कितना हो गया -30z बराबर कितना हो गया -30 हो गया, तो z बराबर कितना हो गया +1 हो गया। 1 उसी तरीके से अब दूसरा इक्वेशन क्या हो गया 0 × x y माइनस प्लस 1 × y माइनस 5 × z। तो यहां से क्या मिल गया, यहां से मिला y -5z इज इक्वल टू -3, या यहां से मिला y इज इक्वल टू -3 + 5z हो गया, या यहां से आ गया -3 + 5 हो गया और इसका आंसर 2 हो गया। मतलब y के लिए आपने वैल्यू निकाल लिया। और एक आखिरी बचा, वो क्या बचा x, उसमें क्या इक्वेशन बना x + 2y + 3z इक्वल टू -30 हो गया। रख दो बैक सब्स्टिट्यूशन करके, x निकालना है, y आपका 2 है तो x + 4, z आपका 1 है तो +3 इज इक्वल सर टू 30 नहीं होगा 10 होगा। 10 आएगा सर, 10 सर आएगा 10 आएगा सर, आंसर 10 होगा सर। हाँ चलो 10 आएगा। 10 तो यहाँ पर 10, फिर मैंने गलती कर दी, रुकिए क्या हुआ x + 2y + 3z इज इक्वल टू 10। तो 10 क्या हो गया x इज इक्वल टू 10 - 2y - 3z, ऐसा लिख देते हैं। y है 2 तो 10 - 2 × 2 4, z है 1 - 3 तो ये कितना हो गया 3। 3 तो x की वैल्यू 3 निकल आई, z की वैल्यू 1 निकल आई, x 3 है y 2 है और z 1 है। जरा देखें x कितना बोला, x 3 है y 2 है और z 1 है। 1 तो यहाँ पे रख के देखें, ये 3 और 2 4 7 और 1 3 10, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा इक्वेशन देखें, x 3 + y 2 तो 3 + 6 9, नहीं 3 कितना हुआ, x 3 है y 2 है तो ये कितना हुआ, 9 यहाँ गलती ठीक है, और ये 7 कितना हो हुआ रहा है, -7 हो रहा है, सही है, हाँ ठीक है। और यहाँ पर भी देख लो 2 × 3 6 -2 + 1 5, तो ये सॉल्यूशन है ना, दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन और द डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के ऊपर मैं और अभी सवाल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इसको करिए, संभवतः कल इसको
आप करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अभी तो नहीं डाल रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। कभी कभी ये होता है, कभी कभी ये अच्छा अभी नहीं बताता मैं, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो गए। तो आज की क्लास इतनी रहने दे। मैं सवाल बहुत जल्दी आपसे व्हाट्सएप, हाँ बोलो। सर हाँ बोलो बोलो। सर हाँ, जहाँ ना बोलो। मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हाँ। चेंज करे हैं, वहाँ एशेलन फॉर्म में भी तो चेंज किया जा सकता है मैट्रिक्स को। वही एक्लन फॉर्म ही तो है, वही एक्लन फॉर्म ही पे तो पहुंच रहे हैं अपन, है ना। तुम ठीक बोल रहे यस हो। सर। हाँ ठीक बोल रहे हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। जी सर, बोलो। ये दो रो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इफ यू आर मोर क्लेवर यू कैन अप्लाई इट, है ना। है, अगर आपको आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपसे गलती नहीं होगी, तो आप एक साथ दोनों करेंगे, ठीक है। जैसे इस केस में हमने सवाल में स्टेप बढ़ गया हमारा, R2 माइनस R1 और R3 माइनस 2 टाइम्स R1 दोनों एक साथ कर यस सकते हैं। सर। हाँ Yes, दोनों sir. दोनों एक साथ कर सकते हैं, ओके। जी। बट मैं ये कहूंगा कि ये मत करिए। ओके सर। इसलिए नहीं करिएगा क्योंकि नंबर है 6 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, और अगर एक छोटी सी गलती हो जाएगी तो फिर नंबर आपके कट जाएंगे। तो अगर आप केयरफुली करना चाहते हैं तो थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट का अंतर आएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक्लन फॉर्म भी वही चीज है, उसमें कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है मेरे, या आप समझ के रखिएगा। सर से अभी आपकी बात हुई है, मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको शेयर कर दूंगा। सर कल के टॉपिक्स। जी सर। कल न्यूमेरिकल दूंगा मैं आज ही शाम तक, इसी के ऊपर। यस सर। यस सर। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल दे देंगे अपन, तो वो न्यूमेरिकल आपको करना, ठीक है। कल Yes, क्या Clear? पढ़ेंगे सर वो वाले टॉपिक्स? कल भी हम इन्हीं सवाल